तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि जी हम अनाटॉमी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी भला? डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखें, कोई भी सिस्टम हो उसका एक अपना नॉर्मल फंक्शन होता है, एक क्लियर। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो क्या होगा भला? डाइजेशन करना। क्या होगा? डाइजेशन करना। आम लफ्ज़ों में अगर कहें कि भाई कोई भी अगर आप ग़िज़ा खाते हैं, फूड लेते हैं, दैट शुड बी डाइजेस्टेड। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड ऑफ मालिक्यूल, कम्प्लेक्स फूड ऑफ मालिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सिंपल मालिक्यूल में। जो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते वो डिफ्यूज़ हो जाए। भाई कहाँ? सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो जो हम इसे हम कहते हैं डाइजेशन, कि जब पूरा जो खून के ब्लड के अंदर उस वक्त तक फूड नहीं जाएगी जब तक वो सिंपल हालत में नहीं आ जाएगी। अगर वो कम्प्लेक्स हालत में रहेगी तो हमारे जीआईटी ट्रैक से वो खुराक जो है, फूड जो है, वो खून में शामिल नहीं हो सकेगी और हम कहेंगे कि उसे डाइजेशन नहीं होगी। इसके लिए मेरे बच्चे समझ आ गई ना? तो अब इससे पहले कि हम पूरी फिजियोलॉजी पढ़ें डाइजेशन की, ठीक है, तो उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अनाटॉमी पढ़ें। अनाटॉमी होता क्या है? कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यही देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों पर, किन किन ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है। इसके लिए तो हम अगर शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि जी कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए जी, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ मैंने डाइजेशन करनी होगी तो सबसे पहले मैं उसे ओरली इनटेक करूँगा, ओरली इनटेक करूँगा, फिर उसको क्या करूँगा? उसकी मैस्टिकेशन करूँगा, चुबाऊँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे स्वेलिंग करूँगा, निकल जाऊँगा। फिर वो खुराक कहाँ जाएगी? ये देखिए जोन, ठीक है, वो जाएगी सीधा खुराक की नाली से होती हुई कहाँ? स्टमक में जाएगी। कहाँ जाएगी? स्टमक में। स्टमक से जब खुराक जो है वो आगे कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद कहाँ जाती है? वो भी तो हम ये पैसेज कर रहे हैं ना, तो वो रेक्टम आ जाता है। तो रेक्टम के बाद क्या आ जाता है? एनस आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है? ओरल कैविटी से, माउथ से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? एनस से। तो इसका मतलब ये एक ट्रैक है, एक रास्ता है जहाँ पे खुराक क्या करती है? ट्रैवल करती है। और उस रास्ते में क्या क्या आता है? पहले ओरल कैविटी आती है, फिर क्या आता है? फेरेंक्स आता है, फिर क्या आता है? एसोफेगस, फिर उसके बाद क्या आएगा? स्टोमिक, फिर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या? रेक्टम। क्या आएगा? रेक्टम और एनस। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, जो मुंह, जो ओरल कैविटी से एनस तक का जो रास्ता है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? हाँ। और इसके अलावा और क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीआईटी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब यानी कि पे मुश्तमिल है, उसे जीआईटी ट्रैक कहते हैं, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर? जो स्टार्ट कहाँ से होती है? एमसीक्यूज आता है कि कहाँ से शुरू होती है? माउथ ओरल कैविटी से और एनस में। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मददगार होते हैं। देखें, अगर आप कोई सफ़र पे जाएं तो आप कोई काम करें तो साथ में आपके हेल्पर भी होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पर भी होते हैं। तो इसी तरह जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ और चीज़ भी होती हैं जो कि डाइजेशन में मेजर रोल प्ले अदा करती हैं। ये याद रखना कि डाइजेशन में क्या कहा था कि सिंपल मालिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल मालिक्यूल, सॉरी, कम्प्लेक्स मालिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल मालिक्यूल में। खुद ब खुद नहीं होंगे, इसके साथ एंजाइम भी हिस्सा लेंगे। क्या एंजाइम एंजाइम भी हिस्सा लेंगे। मेरे बच्चे समझ आई है? विद द हेल्प ऑफ
एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इसके लिए फिर इन एंजाइम को प्रोवाइड करने के लिए हमारे सिस्टम में दो और चीज़ें होती हैं, एक आपका लीवर है, एक आपका लीवर है, और दूसरा गाल ब्लैडर है, तीसरा क्या है, पेंक्रियाज है। आपने लीवर का सुना होगा, देखिए लीवर कैसा होता है, देखिए ये जिसे कलेजी कहते हैं, ये लीवर है, और इसके साथ एक ये क्या है, गाल ब्लैडर, जिसे आप उर्दू में पित्ता कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक यहाँ पे एक लुबलुबा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लबलुबा पेंक्रियाज। तो ये तीन चीज़ें भी ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन तीन चीज़ों का नाम क्या हुआ, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। तो हम इन्हें कहते हैं एसेसरीज आर्गन, इन्हें क्या बोलते हैं, एसेसरीज आर्गन। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक सबको समझ आ गई। तो अब हम इसे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए जी, टॉपिक का मैंने नाम लिखा है कि एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, और नंबर 2 क्या बताया था, एसेसरीज ऑर्गन्स पे, ये बात कही थी। तो ये लिखा, तो आपने सिंपल ही लिखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग, एक GIT ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, और एक साथ में एसेसरी ऑर्गन में। अब हमने ये देखना है कि गैस्ट्रो, G से गैस्ट्रो, I से इंटेस्टाइनल, T से ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो अब हमने ये देखना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या क्या होता है। तो आप खुद कहा, सबसे पहले कहाँ से ये सफ़र शुरू होता है, देखिए देखिए एक्सटेंड, ये कहाँ से शुरू होता है, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ, यही कहा था ना कि मुंह से शुरू होता है, टू द एनस, एनस तक जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है, ये क्या होता है, मुश्तमिल होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है, वो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। नंबर 1 हम कहते हैं इसके अंदर ओरल कैविटी होती है। क्या होती है, ओरल कैविटी, जिसे माउथ कहते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी है, इस क्लियर मेरे बच्चे। ओरल कैविटी के पीछे क्या है, फेरिंग्स है, क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, ये थ्रॉट, गला है ना, है? इसमें कॉमन पाथ होता है। तो ये देखिए, ये जो नेजल कैविटी भी इसी के अंदर ओपन होती है, ओरल कैविटी भी इसके अंदर ओपन होता है, कॉमन पाथ है। ये किस क्या पाथ है, कॉमन पाथ है, ठीक है। तो ये मस्कुलर पाथ है जो थ्राउट के पीछे थ्राउट में ही होता है, नाक से, ठीक है। और इसमें हम इसे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ तक हम पहुँच गए, इसका नाम क्या बोला है, यहाँ से फेरेंक्स। फेरेंक्स, इसके पीछे क्या होता है आपके पास, फेरेंक्स के पीछे होता है एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है। तो एसोफेगस देखिए, गले पे आप हाथ लगाए ना, ये ट्रेकिया है, और यहाँ पे हाथ लगे तो ये क्या, स्पाइनल, यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब ये ट्रेकिया है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस ट्रेकिया के पीछे होता है, ट्रेकिया के पीछे होता है, यानी कि अगर आपको ये ट्रेकिया लगा हुआ है ना, ये ट्रेकिया है, तो इसके पीछे बैक साइड पे ये आपका एसोफेगस होता है, ठीक है। इसे खुराक की नाली कहते हैं, खुराक की नाली, अभी हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो एसोफेगस है, फिर एसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है। क्या आता है, देखिए ये देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, देखिए ये स्टमक आता है, ये क्या आता है, ये स्टमक आता है, क्लियर हो गया, ये क्या है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाद क्या आता है बेटा, आपके पास, चलिए मैं आपके पास ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखिए, ये आपका क्या है, स्टोमिक है, और ये देखिए यहाँ से क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन अभी कहाँ से मिल रही है, ये
लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और ये सिग्माइड और ये रेक्टम है और ये एनस है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गई। ये क्या बेटा, स्टोमिक, देखो मैंने यहाँ कहाँ लिखा है स्टोमिक, ये स्टोमिक है, ठीक है बेटा। अब वन बाय वन इसे पढ़ेंगे। स्टोमिक है, फिर स्टोमिक के बाद क्या आ रहा है, स्मॉल। देखो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ बड़ी होती है लेकिन डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। देखिए इसका डायमीटर छोटा है और इसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, इसीलिए उसको लार्ज कहते हैं। एक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, रेक्टम। रेक्टम के बाद हमारे पास आता है क्या है, एनस। रेक्टम के बाद क्या आता है बेटा, एनस। क्या आता है, एनस, ठीक है। और ये जो मैंने लिखे है ना, ये मैंने एसेसरीज आर्गन लिखे हैं। कौन से लिखे हैं, एसेसरीज आर्गन, ठीक है। अब एसेसरीज आर्गन में देखो ये क्या था, मैंने कहा ये ऐसे, यहाँ पर मैंने क्या बनाना है बेटा, लीवर। क्या बनाना है, ये पावर हाउस है, ठीक है। और इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, ये पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये लीवर है और ये गाल ब्लैडर और ये पेनक्रियाज, ये क्या है, पेनक्रियाज। तो मेरे बच्चे देखो आपके पास मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो फिर देखें भाई, ये देखें। चले नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये माउथ, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद क्या है, फेरेंस। फेरेंस के बाद क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस के बाद क्या है, स्टोमिक। स्टोमिक के बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमिक के बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है, रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या है, एनस, ठीक है। और एसेसरीज आर्गन कौन से हैं, लीवर, गाल ब्लैडर और पेंक्रियाज। ये याद हो गया, ठीक है। आप डायग्राम से भी देख सकते हो। हाँ जी, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है और ये गाल ब्लैडर और ये पेंक्रियाज, ठीक है। इट इज ये एसेसरी। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी है। ये भी हमने ओवरव्यू किया वन बाय वन। देखिए एक दफ़ा पेपर में आया कि राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी, पूरा सवाल आ गया। एक दफ़ा सवाल आया कि राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ लीवर, तब फिर लीवर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, लीवर की बात करेंगे। एक दफ़ा सवाल आ गया राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ लोअर जार, लोअर जार की एनाटॉमी लिखी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहरहाल आपने इसे अटैम्प्ट करना है। इसी तरह वो ये क्वेश्चन कर देता है कि ये डिटेल में पढ़ेंगे कि एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एनाटॉमी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इज क्लियर। तो ये भी हम बहरहाल फ़िलहाल तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि जी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखें या एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लिखें, तो आपने ये लिखना है कि क्या लिखना है जी, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन सी चीज़ें फॉलोइंग, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, हाँ जी ठीक है, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और उस एसेसरीज आर्गन कौन से होते हैं, लीवर, गाल, ठीक है। अभी हम फिजियोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, जो हम इनकी है मैं आपको डिटेल्स बताऊं कि भाई ये क्या होते हैं। फिलहाल आपको नाम आना ज़रूरी है, तो जो कि मैंने कर लिया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि वन बाय वन देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जीआईटी ट्रैक का पहला हिस्सा क्या था, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, कैविटी में क्या होता है, एक स्पेस होता है। ये देखिए स्पेस है ना, है यहाँ पे देखिए बोन्स के साथ, इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, बोन्स कर रहे हैं और मसल कर रहे हैं। तो एक स्पेस है और कैविटी है, स्पेस है, ठीक है। देखिए यहाँ बोन्स हैं और साथ मसल सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो एक स्पेस बन गया। अब देखिए नाक में भी स्पेस है, तो इसे नेजल कैविटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। मेरे बच्चे समझ आए कि नहीं है, नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं, आप अपने ओरल कैविटी को देखें, आपको ओरल कैविटी में क्या नजर आएंगे, सबसे पहले तो आपको लिप्स नजर आएंगी, ठीक है। लिप्स आएंगे ना, तो ये दांतों को कंसिडर नहीं करते ओरल को, ठीक है ना।
ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या आता है, टंग है, टंग है, ज़बान है ना, ठीक है। और इसके अलावा टंग के साथ क्या है, चिक्स हैं, ये तालू है, पैलेट्स, पैलेटाइन्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। आपको पता है आपके ओरल कैविटी में क्या है, ग्लैंड्स भी मौजूद है। आपके ओरल कैविटी में क्या है, ग्लैंड्स भी मौजूद है, ठीक है बेटा। ओरल कैविटी में क्या मौजूद है, ग्लैंड्स, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वो ग्लैंड्स क्या है। ये याद रखिएगा, जब ग्लैंड्स होते हैं वो हमेशा क्या पैदा करते हैं, सलाइवा पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, सलाइवा, ठीक है। कभी सलाइवा देखा है आपने, नहीं देखा, हाँ थूक की तो होती है, ठीक है। तो सलाइवा इन्हें बताया वैसे, ठीक है, सलाइवा, ठीक है। तो जब आप खाना खाते तो मुंह से जो ये इस तरह सलाइवा है ना, ठीक है। तो ये जो सलाइवा होता है ना, ये सिक्रीशंस हैं, ये खुद ब खुद पैदा नहीं होती, ये ग्लैंड्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे हैं, उन्हें कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, अब ये एक किस्म के नहीं होते, एक होता है बिल्कुल कान के सामने होता है, एक होता है ये मैंडिबल के नीचे होता है, और एक होता है ज़बान के नीचे, ज़बान के नीचे होता है। और जो बेसमेंट ऑफ टंग है वहाँ पे भी मौजूद है। फिर देखिए कहाँ, इन फ्रंट ऑफ एयर, अंडर द मैंडिबल है ना, और ज़बान के नीचे है, एट द पिलर ऑफ टांसल, टांसल जो है ना उसके पीछे यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। कौन भला, सलाइवरी ग्लैंड, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस, ठीक है। क्लियर हो गया। चले, उसने जो कुछ लिखा है हम उसे वही करते हैं जो उसने कहा जी ओरल कैविटी की एनाटॉमी। अब कि वो आपके पास एक अलग से सवाल देता है कि राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी, तो आप उसमें ये लिखेंगे, पहले ओरल कैविटी की डेफिनेशन लिखेंगे कि वो कहते हैं इट इज़ एन इरेगुलर स्पेस बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। मसल्स एंड, देखिए इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है, आगे से ब्रॉडर है फिर नैरो हो जाती है, क्लियर है। और कहता है कि इट कंटेन, ये भी रखती है, क्या क्या रखती है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, लिप्स है, लिप्स है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, चिक्स है, क्या है, चिक्स है। अगर चिक्स ना हो, लिप्स ना हो, जो खाना खाएंगे वो तो बाहर निकल आएगा, तो पकड़ के बैठेंगे, तो दो मजदूर तो इसीलिए रख लेंगे ना, तो ऐसा नहीं होता। देखिए ये चिक्स होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर क्या होगा बेटा, आपके गम्स हैं, क्या है, गम्स है, ठीक है। गम्स का पता है ना, जिसमें से दांत निकल रहे, ये मसूर है, सुभान अल्लाह। और फिर इसके बाद क्या होता है, टंग होता है, क्या होता है, टंग होता है, और क्या है, ये पैलेट्स है, ठीक है, ये तालू है। क्लियर हो गया। इसमें कोई किसी किस्म की कोई देखा, आपने याद रख लेना है कि कितने से 5 है, 1 2 3 4 5। जब भी ओरल कैविटी की बात होगी तो आप कहेंगे हाथ की उंगली 5, तो 5 होंगे। नंबर 1 लिप्स, नंबर 2 चिक्स, नंबर 3 टंग, नंबर 4 गम्स और पैलेट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। और फिर इसके अलावा मैंने ये भी तो बोला था कि इसके अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स। किस में बोला, ओरल कैविटी में। करते क्या होंगे, वो सलाइवा पैदा करेंगे, ठीक है। चलो भाई ग्लैंड्स, चल हमने तो नाम लेने हैं कि माउथ कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड, तो ये ग्लैंड्स करते हैं। तो नंबर 1 क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, जो क्या इन फ्रंट ऑफ एयर, ये है सलाइवरी ग्लैंड। जो इन फ्रंट ऑफ एयर होता है उसका नाम क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। और जो अंडर द मैंडिबल होता है उसे कहते हैं सब मैंडिबल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। और जो ज़बान के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स होते हैं, जो बक्कल कैविटी होती है ना, बक्कल, ठीक है, ये बक्कल है साइड में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल बक्कल ग्लैंड। जो मेन 3 है वो कौन कौन से बेटा, पैरोटिड, ठीक है, सब मैंडिबल और सब लिंगुअल। ये पेपर में आया हुआ है कि सब लिंगुअल कहाँ होता है, इन अंडर द टंग, ठीक है। और पैरोटिड कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ एयर। और मैंडिबुलर कहाँ होता है,
अंडर द मैंडिबल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसे सब मैंडिबल, सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप ग्लैंड्स कितने बताए हैं? 4 इसने बताए हैं, T4 बताए। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या बताया था, हमारे पास तीसरे नंबर ओरल कैविटी के बाद हमारे पास दूसरा आता है, वो आता है फेरेंक्स। क्या आता है? फेरेंक्स। क्या आ जाता है बेटा? फेरेंक्स। ठीक है, तो देखिए अगर, चलो मैं ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, चलो ये, ठीक है। अब देखो ये इसकी ओरल कैविटी, ये नोज़ है। ठीक है, ये नोज़ है, तो ये देखिए नोज़ तक के जो होगा ये ओरल कैविटी है ये, और जहाँ पे खुराक अंदर दाखिल होती है ये इसे लेरिंक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेरिंक्स कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैसेज जो होगा ना, है यहाँ तक जो पैसेज होगा, ठीक है, उसे फेरेंक्स कहते हैं। ये कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ है। ठीक है, जहाँ से, अच्छा अब देखें जो नाक के साथ वाला पोर्शन होगा ना, ये वाला, उसे कहेंगे नेजोफेरेंक्स। क्या कहेंगे? और जो ओरल कैविटी के होगा ना इस तरह यहाँ तक, उसे कहेंगे ओरोफेरेंक्स। और जो लेरिंक्स तक होगा उसे लेरिंजोफेरेंक्स। क्या कहा? देखिए यहाँ तक जो पोर्शन होगा ना, नाक यहाँ तक जो यहाँ मिला रही होगी, उसे क्या होगा? क्या बोलेंगे? नेजोफेरेंक्स। ठीक है, और जो ओरल कैविटी वाला पोर्शन होगा ओरोफेरेंक्स। ठीक है, और देखिए रोड तो एक होती है, लेकिन मुख्तलिफ जगह से उसका नाम मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, अब फेरेंक्स तो एक ही है, जो क्या कर रही है, जो नोज को अपना थ्रोट से लेरिंक्स के साथ मिला रही है। ऐसे है ना। अब इसके पैसेज कितने हैं? 3 है। एक नाक के साथ है नेजोफेरेंस, जो पोर्शन ओरल कैविटी के साथ है ओरोफेरेंस, और जो लेरस तक का है उसे लेरिंजोफेरेंस कहते हैं। बच्चे याद हो गया? ठीक है, अब ये अब और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 5 to 6 इंचेस। 5 to 6 इंचेस। बच्चे समझ आ गई? 5 to 6 इंचेस है। ठीक है, और इसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन सी? ओरो, नेजो, ओरो, लेरिंजो। क्या कहा? हाँ, पहले नेजो, हाँ, ओरो और लेरिंजो, हाँ, लेरिंक्स से नाम रखो, नोज से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम यही बोलते हैं बेटा कि फेरेंक्स इज 5 to 6 इंचेस इन लेंथ। ठीक है, इट कंटेन कैविटीज ऑफ नोज। ये कनेक्ट करती है ना, है कैविटीज ऑफ, देखिए आपस में कनेक्ट करती हैं। कौन सी? देखिए अगर आप कभी नाक में कोई दवाई डालें तो वो आपको उसके गले में उसका जायका आता है। ठीक है, देखिए नोज, माउथ एंड लेरिंक्स, थ्रोट। ठीक है, 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? नेजो, ये क्या है बेटा? ओरो, और ये लेरिंजो। फिर बच्चे समझ आ गई? अब तक 2 पार्ट्स हमने कर लिए, ओरल कैविटी और दूसरा लेरिंक्स का, फेरेंक्स किया है। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं, डैट इज एसोफेगस। डैट इज एसोफेगस। तो मैंने उर्दू में क्या बोला था? खुराक की नाली। ठीक है, तो ये कहाँ से खुराक कहाँ से ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक जाती है। ओरल कैविटी से लेके, देखिए ओरल कैविटी तो यहाँ है, स्टमक तो यहाँ पर है, इस जगह पे। ठीक है ना, तो अब ये फासला तो है ना, है तो ऐसे थोड़ी चली जाएगी, ऐसे थोड़ी चली जाएगी। देखिए जब आपके ओरल कैविटी में चली जाती है, जब आपके खुराक यहाँ ओरल कैविटी में चली जाती है, अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये सांस की नाली में चली जाए या ये खुराक की नाली में जाए। ठीक है, या तो ये फूड पाइप में चली जाए या किस में चली जाए? एयर पाइप में चली जाए। जब एयर में जाएगी तो इंसान के खुराक अगर लंग्स में चली जाए, तो पानी चला जाए, वो तो ज़िंदा नहीं रह सकता ना, तो लिहाजा ये बंद हो जाता है, तो ये रास्ता खुला हो रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जो ये जो होगी ना फेरेंक्स, ये किसके पीछे होगी? ट्रेकिया के पीछे होगी। किसके पीछे होगी? ट्रेकिया। और किसके? यहाँ पे हार्ट होगा तो हार्ट के भी पीछे होगी।
दिल के भी पीछे, ट्रेकिया के भी पीछे, और इसके जो बैक में होगा वो क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के आगे, और बिहाइंड किसके होगा, ट्रेकिया और हार्ट के पीछे होगा। ठीक है, अब इसकी भी लेंथ होगी, इसकी भी एक लेंथ होगी। इस लेंथ को कहते हैं, इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कितने देखा कर, ये देखिए बिल्कुल ये है ना, ये कितनी होगी, 25। हाँ, और जो इसका ये डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। वो कितना होगा मेरे बच्चे, 2 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम ये देखो, फिर आपके सामने कह रहा है, ये एक MCQs है कि तीसरा क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस में क्या है मेरे बच्चे, लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। इट लाइज इन द मीडियल प्लेट इन द थ्रोट, इन द थ्रोट। ठीक है, इट इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। ये इसमें से एक MCQs है। एक MCQs ये वाला आता है, दूसरा ये वाला। ये दोनों पेपर में आए हुए हैं, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड बिहाइंड द हार्ट। ठीक है, ट्रेकिया भी पता लग गया ना आपको बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके पास आए थे आपके पास स्टमक। देखिए मैंने स्टमक को यहाँ बनाया था, बड़ा 12 मिनट ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपके पास स्टमक है। ठीक है, चले मैं स्टमक को फिर थोड़ा सा यहाँ पर फिर एक बना लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे बच्चे, ये देखो ये आपके पास, ठीक है, क्लियर। देखिए ये एक, देखो ये क्या है, एक थैली है। ठीक है ना, बैग है ना, तो बैग है, ये स्टोर किसको करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 इंच होगी। कितनी होगी, 10 इंच होगी। इसकी शक्ल क्या है, देखो जे शेप है। क्या है, जे शेप है। ये क्या है, जे शेप है। ठीक है, ये क्या है, जे शेप है। और इसके अलावा तो ये कहता है कि इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है किससे मिला होता है, एसोफेगस से है, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो किससे मिला होता है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडिनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। फिर बता रहा हूँ, ऊपर से कहाँ में किससे मिला होता है, एसोफेगस से। नीचे किससे मिला होता है, ड्यूडिनम से। ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऊपर क्या है, स्टमक का ये हिस्सा किससे मिला होता है भैया, एसोफेगस से। एसोफेगस से ये मिला हुआ होता है। ठीक है मेरा बेटा। तो और इससे क्या ना, हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जिसको। स्टमक के लिए एक बात याद रखना कि अभी ये इसमें इतनी डिटेल्स नहीं लिखी, फिर भी आपने ये याद रख लेनी है कि स्टमक की जो भी बात करेंगे टोटल 4 बातें करेंगे। कितनी बातें करेंगे, 4। ये देखिए 1 2 3 4 बातें करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे इसके पार्ट्स भी 4 होंगे, इसके लेयर्स भी 4 होंगे। ठीक है, इसके ग्लैंड्स भी 4 होंगे, इनकी सिक्रीशन भी 4 होंगी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। पार्ट्स कितने होंगे, 4। 4 होंगे। लेयर्स कितनी होंगी, 4 होंगी। इसके ग्लैंड्स कितने होंगे, सिक्रेटरी सेल 4 होंगे, और इसके बॉडी पार्ट्स भी 4 होंगे। बात समझ आ गई ना। इस इवन के इसके फंक्शन भी वैसे तो कई होंगे, आप कह लें 4, 4 4 4 4। ठीक है, अब देखिए मैंने 4 में पहले इसके पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट्स होगा ये कार्डिया, दिल के साथ है ना, है कार्डिया, फंडस, बॉडी और ये पाइलोरिक। कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। जो इंटेस्टाइन के साथ होता है ना, उसी से को क्या कहते हैं, पाइलोरिक। और जो एसोफेगस के साथ होते हैं वो दिल के साथ होता है, उसे कहते हैं कार्डिया। फिर उसके बाद अगला क्या है, उभरा हुआ हिस्सा फंडस। फिर जो मेन हिस्सा है वो क्या है, बॉडी,
वो क्या है, बॉडी, और जो आखिरी हिस्सा है वो पाइलोरी, वो क्या है, पाइलोरी। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर 4 लेयर्स होंगी। देखो ना, आप एक दीवार बनाए इस तरह, ये देखो भाई, ये दीवार बनाई है ना ऐसे, इसकी कितनी लेयर है, 1 2 3 4। सबसे अंदर कौन है, ये वाली है, ये वाली है, हाँ अंदर की तरफ ग्रीन है ना, और नी ब्लू है, और सबसे बाहर की तरफ क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे कुछ नज़र आ रहा है, आपको कुछ नज़र आ रहा है, क्यों नज़र नहीं आ रहा है, सबसे बाहर वाली नज़र आ रही है ना सबसे। अगर मैं अंदर से कैमरा करूँ तो मैं सपोज कर रहा हूँ ना बेटा, देखो ये 4 लेयर है, ये सबसे अंदर वाली है, देखिए जैसे है यहाँ तो ये सलाइवा लगा हुआ है, म्यूकस लगा हुआ है, तो ये क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर। तो फिर उसके बाद दूसरी लेयर है, फिर उसके बाद तीसरी लेयर, फिर उसके बाद, हाँ देखो ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने कितने इंसान को प्रोटेक्शन दी हुई है। ऐसे नहीं दे दी कि जी एक बस नहीं, बड़ी तरतीब, इसका अपना काम होगा, इसका अपना काम होगा, इसका अपना काम होगा, इसका अपना काम होगा। अब देखिए स्टॉमिक की वाल ऐसे नहीं है भाई, एक ऐसे है, इस तरह 4 है इसके अंदर, कितनी है, 4 लेयर है, कितनी है, 4 लेयर। ठीक है, क्लियर। अब देखो स्टॉमिक के सबसे अंदर वाली कौन सी है, ये है, सबसे बाहर से कौन सी है, ये है। क्लियर हो गया। तो जो सबसे अंदर वाली होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकोजा। क्या कहते हैं, म्यूकोजा। और जो उससे अगली होती है उसे कहते हैं सब म्यूकोजा, और उससे अगली है वो है मस्कुलरस, मसल से मस्कुलरस, और फिर नेक्स्ट क्या है, सिरोसा। जैसे आप लोग समोसा कहते हो ना, तो उसे याद रखने के लिए सिरोसा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और सिरोसा। याद हो गया। फिर बता रहे हैं क्या, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और सेरोसा, और सेरोसा। याद हो गए मेरे बच्चे। तो ये आपके पास क्या हो गए, 4 क्या हो गया, स्टमक के लेयर्स। स्टमक की कितनी हो गई, 4 लेयर्स। पहले क्या बताए थे, स्टमक के 4 पार्ट्स। पहले स्टमक के क्या पढ़े हैं, 4 पार्ट्स। फिर क्या पढ़े, स्टमक की 4 लेयर्स। फिर बता रहा हूँ, स्टमक के 4 पार्ट्स क्या क्या पढ़ा था, कार्डिया, हाँ, फंडस, बॉडी, 4 पाइलोरिक। ओके। फिर इसके बाद क्या पढ़ी थी, 4 लेयर्स। क्या पढ़ी थी, 4 लेयर्स, 4 लेयर्स। ठीक है, चलिए जी हम 4 लेयर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी थी बेटा, हाँ, म्यू कोजा, सब म्यू कोजा, मस्क्यूलरस और सरोसा। ओके, नहीं समझ आई, ठीक है। और इसके बाद लेयर्स भी हो गई। अब लेयर्स के बाद हमने स्टमक्स के ग्लैंड्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, ग्लैंड्स, सेल्स पढ़ने हैं। ग्लैंड सेल्स पढ़ने हैं जो सिक्रीशन पैदा करते हैं। तो बेटा इस जगह पे होंगे, देखिए, हाँ चलिए, जो सबसे होते हैं ना, ये देखिए, ये सेल्स, ये भी 4 है, ये भी 4 है। कौन कौन से, एम सेल, एम सेल, फिर चीफ सेल, पेरेटल सेल, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। पेरेटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, और
इसके बाद क्या होते हैं जी सेल, क्या है जी सेल, गैस्ट्रिन सेल, ठीक है जी सेल, एम सेल, पेराइटल सेल और चीफ सेल और जी सेल। बच्चे समझ आ गई? देखिए 4-4 का फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब ना ये सिक्रीशन पैदा करती हैं, ये क्या पैदा करती हैं? देखिए अगर अनार हो तो उसके जूस को क्या कहेंगे? अनार का जूस कहेंगे। और अगर आपके पास गाजर है तो उसका क्या कहेंगे? गाजर का जूस। और अगर एप्पल का है तो एप्पल जूस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो जो अब एम सेल होगी ना, एम सेल होगा तो इसकी जो सिक्रीशन का भी नाम और होगा, पेराइटल सेल का भी और होगा, चीफ सेल का भी और होगा और जी सेल का भी और होगा। क्या बोला नाम? क्या जूस उसकी सिक्रीशन का? इसकी सिक्रीशन का नाम है म्यूकस। क्या? म्यूकस। इसका क्या नाम है? म्यूकस। क्या है? म्यूकस। अच्छा फिर पेराइटल सेल का नाम क्या होगा? सिक्रीशन का नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HCl। अब देखिए और चीफ सेल का क्या होगा? पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन। और जी सेल का होगा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। ये हार्मोन है, बस ये वाहिद है। अब ये पेपर में सवाल आता है कि GIT ट्रैक में क्या एंडोक्राइन भी है, कोई ऐसा हार्मोन भी पैदा करता है? तो आप कहेंगे कि जी सेल जो है ये एंडोक्राइन है क्योंकि ये हार्मोन पैदा करता है, गैस्ट्रिन। ठीक है, आप फिर देख लें, आपके 4 पार्ट्स हैं, 4 लेयर्स हैं, 4 सेल्स हैं और 4 सिक्रीशंस हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने एम सेल क्या पैदा करते हैं? म्यूकस। जी सेल क्या पैदा करते हैं? गैस्ट्रिन। ठीक है, पेराइटल सेल क्या पैदा करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और चीफ सेल क्या पैदा कर रहे हैं? पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन। ठीक है मेरे बच्चे, याद हुआ क्या नहीं हुआ? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये पोर्शन नज़र आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेरे बच्चे, देखिए इनका काम होगा, अल्लाह ने ऐसे नहीं बना दिया कि जी ये म्यूकस पैदा कर दो, हाइड्रोक्लोरिक पैदा कर लो, क्लोरिक एसिड पैदा कर लो, पेप्सिनोजिन पैदा कर लो और गैस्ट्रिन पैदा कर लो। हर एक का अपना काम होता है, हर एक का अपना काम होता है। बिल्कुल काम क्या होता है? देखिए ये एम सेल पैदा करता है म्यूकस। एम सेल क्या पैदा करता है? म्यूकस। एम सेल क्या पैदा करता है? म्यूकस। देखो inner layers of stock। और जब ये डैमेज होता है ना तो लोग कहते हैं देखिए ये अंदर वाली लेयर जो है वो डैमेज हो जाए। क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। तो ये जो इसके ऊपर देखिए ये अंदर म्यूकस अपना म्यूकोसा है, इसने म्यूकस पैदा किया। अब म्यूकस जब पैदा किया ना तो अब इसके ऊपर क्या हो गई? ये सारी ठीक है, ये आ गई ना। अब इसमें तजाद भी है, इसमें क्या है? क्या है? इसमें बना स्ट्रॉन्ग देखिए ऐसी है और ऐसी है, इसके अंदर पैप्सिन भी है। अब ये दोनों मिलकर ना इस लेयर को क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। लेकिन ये डैमेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? म्यूकस एम सेल क्या पैदा करता है? म्यूकस। और म्यूकस जो है एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। पेप्सिन को क्या कर देता है? इनएक्टिव। जब तदाद भी नहीं होगा, पेप्सिन भी इनएक्टिव होगा तो जो स्टमक की बहुत डैमेज होगी नहीं होगी ना। तो इसलिए प्रोटेक्शन, बस आप यही कह रहे हैं कि म्यूकस जो है कि गिव प्रोटेक्शन। अगर ये डैमेज हो जाए ना तो हम कहते हैं अल्सर। इसे क्या कहते हैं? अगर ये डैमेज हो इस जगह से ड्यूडिनल से, उसे कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। क्या कहते हैं? ड्यूडिनल अल्सर। और अगर यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अगर बॉडी में डैमेज हो जाए तो कहते हैं गैस। और दोनों को मिला के कहते हैं पेप्टिक अल्सर। आप सुना हो ना? पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर।
इन्होंने बात पता ना क्या कि अगर ड्यूडिनम पे आखिरी पोर्शन में म्यूकस डैमेज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर, और अगर उसके बॉडी में हो जाए तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर, ये बुढ़ापे में होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है क्लियर हो गया। और अगर दोनों में इकट्ठा हो जाए तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो ये अक्सर कितना अहम काम अदा करता है म्यूकस का काम क्यों करता है, क्योंकि म्यूकस में वाटर होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्या होता है वाटर होता है और बाइकार्बोनेट्स, तो एसिड के साथ अमल करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इस तरह स्टामिक बच जाता है। अच्छा फिर नेक्स्ट है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये गैस्ट्रिक जूस है ना, इसके अंदर क्या होता है ये जूस से बड़ा होता है, खाली नहीं होता स्टामिक खाली बड़ा हुआ, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस है और उस जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से आया, तो यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक पैदा करते हैं। इसका काम क्या होगा, देखिए सबसे पहला काम होगा जितने भी जर्म होंगे, देखिए मैं ये अंदर ले गया और जर्म भी चले गए, उन जर्म्स को किसने किल किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल्स जर्म्स को किल करता है, ठीक है ओके। फिर दूसरा ये पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिनोजिन, पेप्सी पेप्सी करते हैं तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पेप्सिनोजिन एक प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म है किसकी बला, पेप्सिन की। अब देखिए ये बोर्ड मार कर नहीं लिखा, इसी तरह पेप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करते। अब मैंने देखा लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह एसिड जो है कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके ऊपर अमल करता है, ये पेप्सिनोजिन, तो उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो ये HCl का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। और अगर HCl होगा तो पेप्सिन क्या होगा, एक्टिव होगा, अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, ठीक है क्लियर हो गया। तो ये तीन काम हो गए कि किल द जर्म्स, कन्वर्ट पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन एंड आल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडिया टू द पेप्सिन। पेप्सिन एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करता है ताकि वो जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहे, तो समझ आ गई। तो फिर इसके बाद आखिर में होता है आपके पास गैस्ट्रिन, किसने पैदा किया था, जी सर, किसने पैदा किया था, जी सर। अब इसका भी तो काम होगा, तो ये याद रखो गैस्ट्रिन है क्या, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एक हार्मोन, ठीक है। तो अब ये कहते हैं जो चीज़ हार्मोन ग्लैंड हार्मोन पैदा करे ना उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या कहते हैं, हाँ। तो ये पेपर में सवाल आता है कि GIT ट्रैक में एंडोक्राइन सिस्टम का एंडोक्राइन ग्लैंड भी कोई है, तो आप कहेंगे यस, कौन सा है, जी सर, जी सर लिखा था गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिन हार्मोन अब होता है क्या, ये देखिए ये आपका सवाल है, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिन पैदा हो गया, ठीक है, कैसे यहाँ पर चीज, ठीक है। जब प्रोटीन इनको टच करती है, प्रोटीन इनको, ये पागल नहीं यार पैदा किए थे, जब प्रोटीन टच करती है ना इसको तो सही है गैस्ट्रिन हार्मोन। अब ये सीधी चली जाती है ब्लड में, किसमें चली जाती है ब्लड, जब ब्लड से वापस होकर दोबारा ये स्पिंडल होती है तो ये हम कार्डियल सेल होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा HCl पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा से ज़्यादा HCl पैदा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिन पैदा होगी, जब ज़्यादा HCl होगा तो पेप्सिन क्या होगी, एक्टिव होगी, और प्रोटीन को ज़्यादा खाइए वो क्या होगी, हजम कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लोग जब नाश्ता प्रोटीन ज़्यादा खा लेते हैं ना तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है, इसलिए अल्सर के पेशेंट कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रोटीन ना लें, अगर वो ऐसा लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा पैदा होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा पैदा होगा तो अल्सरेशन का मन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास गैस्ट्रिन, तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि मैंने आपको मेरी डिटेल्स के साथ बताया कि स्टामिक के 4 पार्ट्स हैं, स्टामिक के 4 से पूरा होता है, इसके अंदर 4 सेल हैं, सेल पैराइटल सेल, जीव सेल और जी सेल, एम सेल प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज करता है, प्रोटीन
ओपन करता है, पैप्सिन को एक्टिव और उसके अलावा आप जी सर गैस्ट्रन नाम होता है, ठीक है। तो वो जो गैस्ट्रन जो होता है वो क्या होता है, ये हार्मोन है, ये दोबारा सर्कुलेशन में जाता है, फिर ब्लड वापस कहाँ जाता है, स्टमक में। किसको एक्टिवेट करता है, राइटल सेल। राइटल सेल क्या पैदा करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये आज का एनाटॉमी हमने हाफ कर लिया है। कल इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर